नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ के लेक्चर 3 में। अब तक हमने 1991 और 1992 के क्वेश्चंस देख लिए हैं और एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, यूपीपीसीएस में कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। और आज हम बढ़ रहे हैं आगे यूपीपीसीएस 1993 के पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से देखना आज का लेक्चर, क्योंकि 1993 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बाद के सालों में भी बार बार रिपीट हुए हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ सवाल याद मत करना, बल्कि पैटर्न समझना, यही आपको एग्ज़ाम में एस देगा। हम पहले आपको क्वेश्चंस देंगे, आप खुद ट्राई करना, फिर हम उसका सही आंसर और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस 1993 पॉलिटी पीवाईक्यूज़ को। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 पॉलिटी के सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पहला ऑप्शन है डायरेक्टली बाय पीपुल, सीधे जनता द्वारा। सेकंड है द नॉमिनेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है थ्रू द नॉमिनेशन ऑफ स्टेट रूलर्स, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। और चौथा ऑप्शन है बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा, क्योंकि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो इंडिया में जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उन ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया था। और ये सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू किया गया था, जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा था। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67 पर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। 4 ऑप्शंस हैं, 40वें संविधान संशोधन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 43rd एंड 44th। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रू 42nd अमेंडमेंट। और ये कौन से ईयर में पास किया गया था? ये पास किया गया था 1976 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने के लिए जिस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उस कमेटी का नाम क्या था? उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। तो 67 क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 68, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिस्ट। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, चुनाव मंडल होता है, उसके सदस्य होते हैं लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सेकंड ऑप्शन में दिया है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन में दिया है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़। 4 ऑप्शन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष एंड 7 वर्ष। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर्स। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 में मेंशन है। और जो इनका टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स की एज, इसमें से जो पहले कंप्लीट हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 में, प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई। 4 ऑप्शंस हैं, एन ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, मेकिंग अ लॉ बाई पार्लियामेंट, पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया है तो ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी कमीशन अपने क्वेश्चन बैंक को अपडेट नहीं करता है, तो पीवाईक्यूज़ को दोबारा पूछा जा सकता है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है क्योंकि इस कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया है, इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थी कि इसके जो पदेन प्रधानमंत्री, इसके पदेन एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है और प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजर्शन है पॉलिसीज आर मेड बाय मिनिस्टर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। रीज़न है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्टर्स वर्क। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। पॉलिसीज आर मेड बाय मिनिस्टर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स। इसका जो कारण दिया गया है वो यह है कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। और उत्तरदायित्व इसलिए होता है क्योंकि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में मेजॉरिटी पा लेता है तब तक ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पद पर बना रह सकता है। तो मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मिनिस्टर, ये पॉलिसीज़ आर मेड बाय मिनिस्टर्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, इसका रीज़न नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द एजर्शन। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए और 1 माह के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही साधारण सवाल है, इसमें तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर विदिन 6 मंथ किसी एक सदन, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा की सदस्यता को लेना पड़ता है, अन्यथा उसका मंत्री पद से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इन राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स आर गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? बहुत साधारण सा सवाल है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। जिस राज्य के पास ज़्यादा जनसंख्या है उसी अनुपात में उसे राज्यसभा में सीटें मिली हुई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये क्वेश्चन 1992 में भी आया था और ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया 1993 में ही। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और पिछली बार ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पद है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता जिसका वो अध्यक्ष होता है। तो करेक्ट आंसर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सेपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर हैज़ बीन गिवन इन। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में और 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उसी आधार पर वैधानिक शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के बीच किया हुआ है। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकती है तथा समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो था क्वेश्चन नंबर 75। अब है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है सेंटर स्टेट रिलेशन इंक्लूडेड इन। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है?
7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 9th शेड्यूल। करेक्ट आंसर होगा 7th शेड्यूल, क्योंकि 8th शेड्यूल में इंटर स्टेट रिलेशंस नहीं है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने प्लेलिस्ट बनाकर कवर किए हुए हैं इसी चैनल पर। अगर आपको उनको याद करना है ट्रिक्स के साथ तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिर है 6वीं अनुसूची, 6th शेड्यूल, ये है ट्राइबल एरियाज़ के लिए। और फिर 9th सूची, 9th सूची में उन विषयों को रखा गया, भूमि सुधार जैसे विषयों को, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल इंटरवेंशन से बचाना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। राजस्थानी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, ये सारी भाषाएं भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है। उसके बाद इकोनॉमी आ जाती है। तो 1993 के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम 1991 से 2025 तक सभी यूपी पीसीएस पॉलिटी PYQs को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में यूपी पीसीएस पॉलिटी PYQs 1994। तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।